सारे भाण भाईयान राम राम भाई, तम देखना शुरू कर चुके हो एनडी न्यूज़। और एनडी न्यूज़ आज किस्सा स्पेशल में लेके आया है। किस्सा उस नेता का जिसने एक नौजवान महिला को देश के सबसे बड़े सूबे की दलित मुख्यमंत्री बना दिया। किस्सा उस नेता का जो कया करदा कि मन ने दलितां खातर लोग इकट्ठे करे हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किताबें। किस्सा दलितों के महानायक कहे जाने वाले मान्यवर काशीराम का किस्सा आपने सुनावांगे। उनकी राजनीतिक यात्रा के बारे में बतावांगे, क्योंकि उनने एक छोटे से गांव से उठ की देश की सबसे बड़ी दलित राजनीतिक पार्टी खड़ी कर दी साइकिल पर घूम की। उससे पहले जो नीचे लाल बटन दिखे है उसने दबा की चैनल ने सब्सक्राइब कर लियो। तो शुरू करते हैं साथियों। शुरुआत कराएंगे काशीराम के जन्म से। काशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को रोपड़ जिले के पिथुरपुर बंगा गांव में हुआ। काशीराम चमार जाति से संबंध रखा करते और उनकी शुरुआती शिक्षा पास के ही गांव तक हुई, जहां उन्हें जातीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, जो भारत देश में अपवाद नहीं है। स्कूल में छात्रा ने, ऑफिसा में कर्मचारियों ने और समाज में देश के नागरिकों ने जातीय आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जो इस देश की सच्चाई है। उसके बाद उनके पिता ने उनकी स्कूल में तो निकाल के आगे डीएवी स्कूल में भेज दिया रोपड़ जिले में, और उनने ज़्यादा कुछ सहन करना नहीं पड़ा, क्योंकि पंजाब की स्थिति पूरे देश के मुकाबले जातिवाद के आधार पर थोड़ी कम है। इतना जातिवाद नहीं है, क्योंकि सिख धर्म में इन चीज़ों की सख्त मनाही है कि जाति कोई नहीं होगी, सब समान है। यह बात सिख धर्म में पखरता के साथ कही गई है। उसके बाद डीएवी तो उनने अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त करी और रोपड़ जिले के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी करी उच्च शिक्षा खातर। उसके बाद मान्यवर काशीराम जी देहरादून आ गए। देहरादून में उनने अपनी उच्च शिक्षा की शुरुआत करी, जहाँ शुरुआत के दिनों में उनकी नौकरी लग गई, लेकिन उनने समय सीमा को देखते हुए नौकरी करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि हम कर्मचारी हैं, कोई बंधुआ मजदूर नहीं। उसके बाद पहली बार उनकी मुलाकात हुई वैचारिक तौर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर गल क्यों हुई। उससे पहले वो ज़्यादा भीमराव अंबेडकर ने जाने कौन कर दे, क्योंकि भीमराव अंबेडकर का पूरे देश में उस प्रकार उस टाइम थी प्रचार नहीं होया था। वो सिर्फ महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की मार जाति तक सीमित थे, जो बाद में दायरा तोड़ा मान्यवर काशीराम ने। काशीराम का एक सहयोगी जो उनका रूममेट था, वो 3 दिन तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की मौत का गम में डूबा रहा, जब उनके मन में चेतना जागे लिए, और लगातार उनको उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद उनकी नौकरी लगी पूना में, और 1957 में एक शोध सहायक के रूप में उनने अपनी नौकरी की शुरुआत करी। शोध सहायक के रूप में लगातार उनने 7 साल सेवा करी, और उस टाइम उनने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बहुत सारी किताबें पढ़ी, और यहाँ तक कि अपने घर जाना बंद कर दिया। जब उनकी माँ उनसे मिलने आई, उनने पूछा कि इन किताबों में क्या रखा है, तो काशीराम ने कहा इनमें समाज के लिए सत्ता की चाबी छुपी है। बाद में जो उनने करके भी दिखाया। उसके बाद उनके जीवन का अहम मोड़ जब दलित कर्मचारी नाराज हो गए प्रयोगशाला में, जब भीमराव अंबेडकर और बुद्ध जयंती की छुट्टी न घोषित करते हुए सवर्ण जाति के कर्मचारियों ने तिलक और गोखले की जयंती पर छुट्टियां घोषित करवा ली। सारे दलित कर्मचारियों में रोष था, लेकिन इस चीज़ का विरोध किसी ने नहीं कराया। इस चीज़ का विरोध कराया मान्यवर काशीराम ने, और अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान वो आरपीआई से जुड़ गए। आरपीआई के थी भीमराव अंबेडकर की अंतिम समय में बनाई हुई राजनीतिक पार्टी थी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिसका जनाधार महाराष्ट्र में थोड़ा बहुत फैल रहा था, लेकिन वो भी एक जाति तक सीमित रह रही थी, और अंबेडकर कमीशन ने भूल गए थे। उसके जो उच्च स्तरीय नेता थे वो एक दूसरे की नीचा दिखाने में लगे रहे थे, इस प्रकार का मानना था मान्यवर काशीराम का। जिसके बाद एक घटना हुई, उनने वह पार्टी छोड़ दी। 1971 में लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने उनको मात्र लोकसभा की गठबंधन में 1 सीट दी, और 521 विधानसभा सीटें उस टाइम थी, और 520 सीटों पर चुनाव लड़ी।
खुद कांग्रेस पार्टी जिस तरह वो नाराज हो गए, उनने इस प्रकार का लागण लग गया कि कांग्रेस पार्टी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बनाई हुई पार्टी ने दलितां के वोट पाने खातर एक पिट्ठू की डाल इस्तेमाल करना चाहो है, जिसके बाद उनने आरपीआई भी छोड़ दी। पहली बार उन्होंने 1973 में बामसेफ नाम का संगठन का गठन किया। क्या था बामसेफ का लक्ष्य? बामसेफ का लक्ष्य था देश के दलित कर्मचारी और अधिकारियों की इकट्ठा करना और गैर राजनीतिक तौर पर समाज खातर कार्य करना। लेकिन उससे टाइम उनके दिमाग में यह चीज़ बन गई थी कि बामसेफ ने वो भविष्य में राजनीतिक पार्टी खातर जो चंदा इकट्ठा करेंगे लोग, उन खातर इस्तेमाल करेंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात मैं आड़े कोट करना चाहूँगा। भीमराव अंबेडकर ने 1956 में कही थी कि जो लोग आरक्षण का मतलब नहीं समझते वो नौकरी पाके सिर्फ अपना पेट भरने लग रहे हैं, समाज की वापसी नहीं करें। उसके बाद 1973 में जब उनने अपना ऑफिस पंचकुला शिफ्ट कराया मान्यवर काशीराम ने, तो पंचकुला की एक सभा में उन्होंने नारा दिया था, पे बैक टू सोसाइटी, यानी समाज को वापस करो। और उन लोगों की कहा गया जो लोग आरक्षण का फायदा उठा के नौकरी लागे हैं कि समाज की वापस करो। और बामसेफ लगातार मजबूत होता चला गया और मान्यवर काशीराम ने पूरे देश में घूम घूम के संगठन तैयार कराया और वो अपने लक्ष्य के प्रति इतने दृढ़ थे कि उसके बाद उनने कदे भी घर जाने की नहीं सोची और अपना घर परिवार त्याग दिया और एक योगी की तरह जिंदगी बितानी शुरू कर दी। जो असली राजनीतिक योगी हो है वो कहे जा सके वो थे मान्यवर काशीराम। तो उनके घर वालों ने कई बार प्रयास भी कराया उनकी ले जाने का, लेकिन उनने स्पष्ट मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अभी तो समाज जाग रहा है, देश के हर दलित को मुझे जगाना है, मेरे पास 1 मिनट का भी समय नहीं है। एक घटना का जिक्र मैं ऐड करना चाहूँगा। जब दिल्ली में उनकी एंजियोग्राफी हुई थी और डॉक्टर ने उनकी 24 घंटे आराम करने की सलाह दी थी, लेकिन काशीराम ने कहा कि ये बात आप मुझे 10 साल पहले कहते तो मैं मान लेता, लेकिन अब लोग मेरी बात सुन रहे हैं और मेरे पास 1 मिनट का भी वक्त नहीं है कि मैं बीमार हो जाऊं, मेरे पास बीमार होने का भी वक्त नहीं है। और उसका तुरंत बाद वो दिल्ली तक पुन्ना की जनसभा खातर चल पड़े। एक और घटना का मैं जिक्र करना चाहूँगा जो आपके अंदर एक जोश और जज्बा भर देगी कि एक बार उनके मित्र मनोहर आट्टे के साथ वो मुंबई के ईरानी होटल के सामने अंबेडकर पार्क में चर्चा करने जाया करते। जड़े साइकिल खड़ी करके वो अंदर गए तो किसी ने उनकी साइकिल चोरी कर ली। जब वो वापस लौटे तो साइकिल नहीं पाई तो वो हताश हो गए, निराश हो गए बुरी तरह और आटे को डांटने लगे कि तुमने ठीक से इसको लॉक नहीं किया होगा इसलिए साइकिल चोरी हुई है। लेकिन उस टाइम इस घटना तक उनकी आँखों में आंसू भी आ गए थे। बाद में साइकिल मिल गई, ईरानी होटल के वेटर ने साइकिल चोरी करी थी। आटे ने जब उन तक बाद में पूछा कि आप काशीराम जी आप रोने क्यों लग गए थे, तो उन्होंने कहा कि ये समाज की मैं चेतना जागृत करण का मेरा साधन है। इस गल्ला मैंने बहुत यात्राएं करी हैं और इसका मेरा नाता आत्मा और परमात्मा का है इस साइकिल के साथ, इसलिए उस टाइम मेरे आँखों में आंसू आ गए। और उनके उस समय लाले होया करते खाने के भी, क्योंकि नौकरी छोड़ चुके थे। अक्सर वो लोग रात में बिन खाना खाए सो जाया करते। बाद में बीमारी भी हुई इस बात पे कि उनने लगातार बिना खाना खाए रात बिताई है। उनका जो पहला कार्यालय 1773 में बनया था वो बनया था एक रेल का डिब्बा। जब मनोहर आट्टे कर्मचारी थे रेलवे सर्विसेज के, तो उसमें रेल के पीछे एक लाल डिब्बा होया करता जो कर्मचारियों खातर आरक्षित होया करता, तो उससे थी उन्होंने अपना पहला ऑफिस बनाया था। उसके बाद लगातार बहुजन आंदोलन फैलता चला गया और 1980 में उनने DS4 संगठन की स्थापना करी, जो थोड़ा सा राजनीतिक था, जिसमें आम लोगों को जोड़ना था। और उसकी सदस्यता के 3 रुपये प्रति व्यक्ति रखे और 1984 आते आते उसके 10 लाख सदस्य बन चुके थे। अब बहुजन राजनीति देश में जगह बनाने लगी थी। बहुजन नेता पहले भी हुए थे, वो राजनीतिक पार्टियां होया करते। उनके खातर मान्यवर काशीराम ने एक किताब भी लिखी, चमचा युग। उनने बताया जो तमाम नेता थे, जगजीवन राम, रामविलास पासवान, उनकी वो
कांग्रेस पार्टी और सवर्ण नेताओं के चमचे कह की संबोधित कराया कर दे, जो उस टाइम बड़े बड़े, हालांकि उनकी मंत्रालय भी मिला कर दे, लेकिन उनका मानना था कि इस तय समाज की बेहतरी नहीं हो सकती जब तक दलित का हाथ में सत्ता की चाबी नहीं आओगी। और ये सच्चाई है, जब तक किसी भी समाज का हाथ में सत्ता की चाबी नहीं आ जाती उस समाज की बेहतरी मुश्किल है। और फिर वो टाइम आया जब पहली बार उनने राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी। पूरे देश में साइकिल उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण साधन रहा और पूरे देश में उनने एक साइकिल यात्रा निकाली और हर जगह आते हैं एक साइकिल यात्रा चलनी थी देश के हर कोने में, जो आगे इकट्ठी होनी थी दिल्ली के वोट क्लब में। उस यात्रा का बड़ा ही महत्व था क्योंकि उसी यात्रा के बाद उनने राजनीतिक पार्टी की स्थापना करी। 14 अप्रैल 1984 को 1 लाख से भी अधिक लोग वोट क्लब पर जुटे, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ और आड़त उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई। उसके बाद पहला चुनाव 1984 में बहुजन समाज पार्टी ने लड़ा, लेकिन कोई भी सीट जीत नहीं पाई। बहुजन समाज पार्टी 10 लाख के करीब पूरे देश में उनकी वोट मिले, क्योंकि उस टाइम वह एक वेरीफाई पार्टी भी नहीं थी और उसके तमाम जो कैंडिडेट थे उनने बिन निशान का चुनाव लड़ा था। मायावती ने भी इससे टाइम पहली बार चुनाव लड़ा, कांशीराम ने भी लड़ा। मायावती ने 1984 में पहला चुनाव लड़ा था, कैराना मुजफ्फरनगर सीट थे, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। और एक किस्सा इस बीच में सुनाना चाहूँगा, मायावती और मान्यवर कांशीराम की मुलाकात का क्यों हुई। उनकी मुलाकात DS4 ज्वाइन कर चुकी थी 1980 में मायावती, लेकिन कांशीराम के बाद उसके 3 साल बाद तरीकेवश मुलाकात हुई जब उनने उनके मायावती के बारे में सुना कि एक बेबाक महिला है जो बेबाकी तरह अपनी बात रखे हैं। जिसके बाद कांशीराम उनके घर पहुंचे और उनके घर पहुंच के कहा कि बेटा आप क्या बनना चाहती हो। मायावती ने जवाब दिया कि मैं एक IAS अधिकारी बनना चाहती हूँ। मायावती से कांशीराम ने पूछा कि आप एक IAS अधिकारी बन के क्या करना चाहती हैं। मायावती ने कहा कि मैं दलित समाज का उत्थान करना चाहती हूँ। तो कांशीराम ने जवाब दिया कि हजारों दलित अधिकारी हैं, क्या कोई दलित अधिकारी आज तक समाज का उत्थान कर पाया है, क्योंकि उन्हें नेताओं का हुक्म बजाना पड़ता है। मैं तुम्हें नेता बनाऊंगा। उस दिन के बाद मायावती ने उनकी हामी भरी और पूर्णकालिक रूप से वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गई। बहुजन समाज जो उनका अंबेडकर मिशन था उसके बाद जुड़ गई। 1985 में पहले चुनाव में सफलता उनकी जब मिली जब पंजाब की 9 विधानसभा सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने चुनाव जीता, लेकिन वो भी एक बड़ी जीत नहीं थी। उसके बाद पंजाब में वो दौर था। उसके बाद अपनी लैब जो दलित राजनीति की लैब उनने बनाया, वो बनाया उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश से 1987 में मायावती ने चुनाव लड़ा। बिजनौर जो आरक्षित, उस टाइम के बड़े दलित नेता जगजीवन राम की बेटी मीरा सिंह थे जो कांग्रेस पार्टी से थी और दलित नेता के रूप में नौजवान उभरे रामविलास पासवान के साथ। हालांकि मायावती तीसरे स्थान पर रही, लेकिन उसके बाद उनको इस घटना ने सुर्खियां में ले दिया। फिर मायावती ने अगला चुनाव लड़ा 1989 में। हरिद्वार तक ओढ़त भी वो हार गई, लेकिन उस टाइम की पार्टी ने सिंबल मिल गया था। बहुजन समाज पार्टी ने हाथी का निशान मिल चुका था। और कांशीराम पूरे देश में चर्चा का विषय बने। इलाहाबाद सीट पर जब अमिताभ बच्चन के सीट खाली करने के बाद वहाँ उपचुनाव हुए और VP सिंह के खिलाफ उनने चुनाव लड़ा। पूरे देश की मीडिया ने उस टाइम उनकी कवर कराया। हालांकि उनकी जमानत जब्त होगी, मात्र 66,000 वोट ही पा सके। इसके बाद फिर तीसरा मौका आया जब पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बने मान्यवर कांशीराम, जब उनने देश के प्रधानमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा अमेठी तय। हालांकि वो चुनाव भी वो हार गए, लेकिन पार्टी खातर अच्छी बात यह थी कि उनके 3 लोकसभा मेंबर पहली बार लोकसभा पहुंचे थे। इस बार मायावती बिजनौर लोकसभा सीट तक चुनी गई थी और 13 विधानसभा राज्य की
13 विधानसभा सीटा पर बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करी। उसके बाद 1991 का चुनाव आया, कांग्रेस पार्टी का ग्राफ गिर रहा था और उस टाइम जो राम मंदिर के लिए जो यात्रा निकाल रहे थे आडवाणी का ग्राफ अपने चरम पर था, जिसके बाद बहुजन समाज पार्टी की वोटिंग भी गिरी, वोट परसेंटेज गिरा। लेकिन अच्छी बात ये थी कि पहली बार मान्यवर काशीराम 1991 में इटावा लोकसभा सीट तय पहुंच चुके थे लोकसभा, जिसके बाद वो एक नेता के रूप में और बहुजन समाज पार्टी ने दलित चेतना के रूप में एक बड़ी पार्टी स्थापित कर चुके थे। और पहला मौका जब आया जब उनने भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार किया कि दलितों के हाथ सत्ता की चाबी। 1993 में जब बाबरी मस्जिद कांड होया, उसके बाद भाजपा तय सारे दला ने किनारा कर लिया और नेता चुने गए विपक्ष के माननीय मुलायम नेताजी जिनती कहा जाए वो नेता चुने गए। उस सरकार में पहली बार शामिल हुई बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी थी 27 मंत्रियों में तो 11 मंत्रालय बने और यह काशीराम की पहली सबसे बड़ी जीत थी। और उस टाइम एक तस्वीर लगातार वायरल होया कर दी, कहा जाया करता कि कच्चे बनियान में बैठे काशीराम मुलायम की हर महीने क्लास लेते हैं। उसके बाद मुलायम यादव राजनीति का अखाड़े में मजबूत खिलाड़ी थे और उनने बहुजन समाज पार्टी के विधायिका में सेंध लगानी शुरू कर दी। यह बात जब काशीराम ने बेरा पाटी तो काशीराम ने विपक्षी पार्टियां तो मुलाकात करनी शुरू कर दी और भाजपा के साथ उनका गठबंधन हो गया। भाजपा के साथ जब गठबंधन हुआ तो काशीराम बीमार हो गए थे, लेकिन उस टाइम पहली बार काशीराम को मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन उन्होंने अपनी सेहत का हवाला दे करके मायावती को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की इजाज़त दी। और 3 जून 1995 में पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे की मुख्यमंत्री बनी एक नौजवान दलित महिला मायावती, जिनकी बहनजी मायावती, सुश्री मायावती तमाम नामात जाना जा है। और वो आज देश की राजनीति में एक बड़ा चेहरा है और मजबूत चेहरा है। उसके बाद उनका गठजोड़ ज़्यादा दिन नहीं चल सका, फिर तो सरकार डगमगागी और मायावती ने इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन फिर तो मायावती सत्ता में 1997 में लौटी और यो टाइम था जब देश की जो केंद्र की राजनीति थी उसमें उथल पुथल थी और अटल बिहारी वाजपेयी मिलने आए मान्यवर काशीराम से और उन्हें कहा कि काशीराम जी आप राष्ट्रपति बन जाइए। लेकिन काशीराम ने ये कहते हुए मना कर दिया कि मैं देश का सीधा प्रधानमंत्री बनूंगा, आप मुझे रास्ते से मत हटाइए राष्ट्रपति बना करके। उसके बाद वो टाइम आया जब बहुजन समाज पार्टी देश की एक मजबूत पार्टी के रूप में स्थापित हुई। वह कहानी भी सुनावांगे आपने अगले किस्से में, और मायावती का बढ़ता हुआ ग्राफ और काशीराम की अंतिम यात्रा के बारे में बतावांगे अगले किस्से में। अगर यो किस्सा पसंद आया और अगला किस्सा भी आप सुनना चाहो तो मारती कमेंट बॉक्स में लिख के बताइयो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करियो, चैनल ने सब्सक्राइब करियो। अगर यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज ने फॉलो करियो। आगे किस्सा आपने सुनावांगे मायावती ने क्योंकर अपनी राजनीतिक जर्नी की शुरुआत करी और क्योंकर वो देश की एक मजबूत राजनीतिक महिला के रूप में स्थापित हुई। और आपने बतावांगे मुलायम और मायावती के बीच की लड़ाई जो गेस्ट हाउस कांड हुआ और जिसमें मायावती थी मारण की साजिश करी गई थी, उस किस्से के बारे में बतावांगे अगले अध्याय में। तब तक के लिए राम राम। आप देख रहे थे एनडी न्यूज़ और मेरा नाम है सोमवीर।